कभी सोचा है कि जब हम गूगल मैप्स पर कोई पिन ड्रॉप करते हैं तो वो ठीक पृथ्वी पर उसी जगह को कैसे पहचान लेता है? आज हम उसी छिपे हुए सिस्टम की बात करने वाले हैं जो हमारे इस प्लैनेट को, हमारे इस ग्रह को नेविगेट करने लायक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कोई इंसान एक बिल्कुल नए शहर में है और उसे एक खास कैफे तक पहुंचना है। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? शायद यही कि किसी से रास्ता पूछ लिया जाए। पर मान लीजिए आसपास कोई बताने वाला ना हो, तब सबसे अच्छा साथी कौन होता है? जी हां, एक नक्शा। कागज के छोटे छोटे टुकड़े सदियों से एक्सप्लोरर से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबकी मदद करते आए हैं रास्ता खोजने में। तो सवाल ये है कि आखिर एक नक्शा है क्या, और ये इतनी बड़ी दुनिया को एक छोटे से कागज पर समेटता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। इसे ऐसे समझें, एक नक्शा किसी भी जगह का बर्ड्स आई व्यू होता है। मतलब उस इलाके की एक ऐसी तस्वीर मानो हम उसे ठीक ऊपर आसमान से देख रहे हों। फिर चाहे वो हमारा अपना मोहल्ला हो या फिर पूरी की पूरी दुनिया। अब देखिए, किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए ना उसकी भाषा समझनी पड़ती है, और ये भाषा बनी है 3 मेन चीजों से। पहली है दूरी, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। ये बताती है कि 2 जगहें असल में एक दूसरे से कितनी दूर हैं। फिर आती है दिशा, जिससे पता चलता है कि भाई उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। और आखिर में आते हैं प्रतीक यानी सिंबल्स, जो हमें बताते हैं कि नक्शे पर बनी कोई चीज क्या है। कोई स्कूल है, कोई नदी है या कोई पहाड़। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, एक ऐसी मुश्किल जिसने सदियों तक नक्शा बनाने वालों को परेशान किया है। वो ये कि हमारी पृथ्वी तो गोल है, पर नक्शा होता है कागज का एक सपाट टुकड़ा। तो असली सवाल ये है कि एक गोल चीज को एक सपाट सतह पर बिना किसी गड़बड़ी के कैसे दिखाया जा सकता है? ये अपने आप में एक ऐसी ज्यामिति पहेली है जिसका कोई एक परफेक्ट जवाब है ही नहीं। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक संतरे का छिलका एक ही पीस में उतारा जाए और फिर उसे टेबल पर बिल्कुल फ्लैट रखने की कोशिश की जाए। क्या होगा? वो या तो फटेगा या मुड़ जाएगा, है ना? बस नक्शा बनाने वालों के सामने पृथ्वी के साथ भी ठीक यही चैलेंज आता है। और देखिए, इसी वजह से अगर एकदम सटीक जानकारी की बात हो तो ग्लोब का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का एक सच्चा 3D मॉडल है जो साइज और दूरी को एकदम सही दिखाता है। लेकिन ग्लोब के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है। जाहिर है, कोई अपनी जेब में ग्लोब लेकर तो नहीं घूम सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सिस्टम बनाया, और वो था पूरी पृथ्वी को एक अदृश्य ग्रिड से ढक देना। ये कुछ शतरंज की बिसात जैसा है। जैसे चेस में E4 बोलकर एक खास खाने की पहचान होती है, ठीक वैसे ही हम 2 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं। सारा का सारा खेल इन्हीं काल्पनिक रेखाओं का है। तो इस ग्रिड की जो पहली लाइनें हैं वो है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इन लेटी हुई रेखाओं को हम एक सीढ़ी के डंडों की तरह समझ सकते हैं। ये हमें सिर्फ इतना बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री से शुरू होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये नंबर बढ़कर 90 तक पहुंच जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी जलवायु पर पड़ता है। अक्षांश जितना कम, मतलब इक्वेटर के जितना करीब, मौसम भी उतना ही गर्म। तो अगर अक्षांश सीढ़ी के डंडे हैं तो देशांतर को हम सीढ़ी के खड़े खंभे मान सकते हैं। ये लंबी रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं और ये मापती हैं कि कोई जगह एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी पूरब या पश्चिम में है। और बस यहीं पर असली मैजिक होता है। जहां एक अक्षांश रेखा एक देशांतर रेखा को काटती है ना, वो बन जाती है एक सटीक लोकेशन, एक यूनिक ग्लोबल एड्रेस। जैसे कि दिल्ली का पता है लगभग 29 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री पूर्व। पूरी पृथ्वी पर कोई और जगह ऐसी नहीं है जिसके ये सेम नंबर्स हो। लेकिन रुकिए, देशांतर रेखाओं का एक और शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला काम है। ये जानना दिलचस्प है कि यही रेखाएं ये भी तय करती हैं कि हम समय को कैसे मापते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसका मैथ्स बहुत ही सिंपल है। एक पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का, और हमारी पृथ्वी को इसे पूरा करने में लगते हैं 24 घंटे।
बस इसे डिवाइड कर दीजिए तो हर घंटे के लिए 15 डिग्री देशांतर निकल आता है। और ये छोटी सी कैलकुलेशन ही पूरी दुनिया के टाइम जोन सिस्टम की नींव है। लेकिन देखिए, एक ग्लोबल सिस्टम बनाने के लिए सबको एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर सहमत होना था। तो 1884 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इंग्लैंड के ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन के रूप में चुना गया। आज दुनिया की हर घड़ी इसी लाइन के हिसाब से चलती है। पर यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि ग्रीनविच के स्टैंडर्ड बनने से बहुत पहले दूसरी सभ्यताओं के अपने प्राइम मेरिडियन हुआ करते थे। प्राचीन भारत में उज्जैन शहर को 0 देशांतर माना जाता था, जो एस्ट्रोनॉमी में भारत की एडवांस समझ का एक बहुत बड़ा सबूत है। देशांतर और समय का यही सीधा कनेक्शन हमें बताता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम या GMT से 5.5 घंटे आगे क्यों है। मतलब जब लंदन में कोई अपना लंच कर रहा होता है, तब तक भारत में शाम की चाय की तैयारी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के ये काल्पनिक रेखाएं आखिर हैं क्या? ये सिर्फ मैथ्स या ज्योमेट्री नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अक्षांश और देशांतर ये एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। चाहे टोक्यो में कोई पायलट हो, ब्राजील में किसी जहाज का कप्तान या मुंबई में कोई स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स के एक सेट का मतलब सबके लिए बिल्कुल एक ही होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हम सभी को एक ही ग्रिड पर जोड़ता भी है। ये जो अदृश्य ग्रिड है ना, ये इंसानी दिमाग की एक बेहतरीन मिसाल है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी इस ग्लोबल दुनिया को मुमकिन बनाता है। पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आने वाले भविष्य में हम अपनी लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या ये सैटेलाइट से होगा, क्वांटम पोजिशनिंग से, या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।